दोस्तों ये प्रैक्टिस टेस्ट चैप्टर 4 का है जिसका नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है द बायोट-सावर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म इज। 4 ऑप्शंस हैं, देखिए कौन सा सही होगा। दोस्तों अगर आपको पता होता तो इतनी देर में आप सही ऑप्शंस निकाल लेते। नहीं है, मैं आपको सिखा देता हूं कि अगर कोई कंडक्टर है उसके अंदर आई अमाउंट ऑफ करंट बह रहा है, आर डिस्टेंस, थीटा एंगल बनाते हुए आप पी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, छोटी निकालनी है, तो आपने थोड़ा सा डीएल एक करंट एलिमेंट को ले लिया। डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, एम ए राइट, डायरेक्शन इनवर्ट होगी, उसकी बात नहीं करेंगे। केवल हमको बायोट-सावर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म लिखना है। आपको मालूम है कि जो डी बी है वो डायरेक्ट लिख रहा हूँ μ0/4 I अपॉन आर स्क्वायर, और ये करंट फैक्टर जो होता है आई डी एल, और इसके बीच का एंगल साइन थीटा के बराबर होता है। एम आई राइट? इसका जो एंगल होता है इस करंट एलिमेंट आई डी एल और इस वेक्टर में, क्योंकि ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है मैग्नेटिक फील्ड, तो आपको डायरेक्शन लेनी पड़ेगी। तो आपने इस डायरेक्शन में एक आर वेक्टर ले लिया। एम आई राइट? तो अब देखिए आपको क्या करना है। अगर हमको इस करंट एलिमेंट को तोड़ना है, इसकी डायरेक्शन बतानी है, तो आप कह सकते हैं कि जो डी बी है वो μ0/4 I साइन थीटा, और ये वेक्टर है तो आपने कहा आई डी एल क्रॉस, क्योंकि साइन थीटा है, ये हो गया। आप जानते हैं कोई भी यूनिट वेक्टर है जिसको उसके वेक्टर और उसके मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट किया जा सकता है। आप कह सकते हैं वेक्टर आर, एम ए राइट, और उसका मैग्नीट्यूड आर है। कॉमन गया आपका, आपने कहा सर डी बी इजिकल टू μ0/4 I डी एल वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो यूनिट वेक्टर डायरेक्शंस को आपने हटा दिया और उसकी जगह आर वेक्टर, आर स्क्वायर पहले था, आर का मैग्नीट्यूड लिख दिया। तो दोस्तों ये आर स्क्वायर आर मिलके आर क्यूब हो गया। ये है, चूंकि ये वेक्टर में रिप्रेजेंट करना था इसलिए यूनिट वेक्टर आपने ले लिया था। तो आप कह सकते हैं कि जो आपका वेक्टर है, छोटा सा जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो μ0/4 I डी एल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, ऐसा आपको केवल बी में दिख रहा है। आइए चलते हैं आगे। आगे क्या कह रहा है, ए मूविंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड द इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स अलोंग। आपको मालूम है कि जो एंटर करेगा चार्ज, उस पर जो फोर्स लगता है वो दिया जाता है बी क्रॉस बी के, यानी जिस वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट। यहाँ अगर हम मान लें मैग्नेटिक फील्ड आपके पास ये है, वेलोसिटी आपकी ये है, तो जब ये एंटर करता है तो आप देखते हैं वर्क डन 0 होता है। इसका मतलब है कि सर्कुलर मोशन कर रहा है जिसमें फोर्स टूवर्ड्स सेंटर लगता है, जिसकी वजह से फोर्स टूवर्ड्स सेंटर लगता है, और आप देखते हैं कि ये एक सर्कुलर मोशन को परफॉर्म करता है जब कोई भी चार्ज पार्टिकल, इवन इलेक्ट्रॉन ही क्यों ना हो, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करता है तो वो एक सर्कुलर मोशन को परफॉर्म करता है। तो दैट मीन्स कि सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तीसरे सवाल के पास पहुंचते हैं। कह रहा है कि व्हेन ए चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अभी क्या था, इट डिस्क्राइब ए सर्कुलर पाथ इन विच, अभी आपने देखा था सर्कुलर पाथ करता है। तो अब क्या कहना है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट होगी। स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस।
ये बात तय है कि अगर आप एंटर करते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी करते हैं तो सर्कुलर मोशन भी आप कांस्टेंट वेलोसिटी से करते हैं। यहाँ पे एक बात देखने की यूँ है कि जब आप कभी भी सर्कुलर मोशन करेंगे तो आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? ये बात तो आपको मालूम भी है और कह भी रहा सर्कुलर पाथ परफॉर्म कर रहा है। तो इसका मतलब है डायरेक्शन चेंज यानी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी। मोमेंटम इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, तो चूंकि जब वेलोसिटी चेंज हो रही है, मास है, तो मोमेंटम की भी डायरेक्शन चेंज होगी, ये भी नहीं बनेगा। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, यस। आप देखिए अमाउंट ऑफ वेलोसिटी जो है, जिसको आप वेलोसिटी स्पीड कहते हैं, वो आपकी कांस्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। मास तो चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी भी, स्पीड भी कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट होगी। तो जाहिर सी बात है कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं करेगी। तो सही ऑप्शन आपका ए है, इट स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। गॉस इज द यूनिट ऑफ, इतना आप सीख गए हैं, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा हो चाहे मैग्नेटोस्टैटिक्स में गॉस लॉ पढ़ा हो, आप समझ गए कि फ्लक्स से संबंधित होता है। तो हमने ऑप्शंस ढूंढा तो दो आपको यूनिट मिल रही थी मैग्नेटिक फ्लक्स की, एक आपको मिल रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन SI यूनिट, एक आपको मिल रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स इन CGS सिस्टम। ध्यान रखिएगा गॉस जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की ही यूनिट है, लेकिन वो CGS की। आपको याद दिला दें, आपने बहुत से सवाल लगाए होंगे, 1 टेस्ला जो कि SI यूनिट होती है इज इक्वल टू 1 गॉस इज, नहीं, हाँ ठीक है, गॉस जो है CGS है, तो ज़्यादा अमाउंट होगा, वो मिलके जो है 1 टेस्ला मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को बनाएगा। इस कन्वर्जन के नियम को आपने याद रखा होगा। आइए सर चलते हैं आगे। देखिए न्यूमेरिकल मिल गया आपको। मेटेलिक वायर हैविंग लेंथ यानी L इजिकल टू 2 मीटर, वेट यानी mg, 4 × 10⁻³ न्यूटन, रिमेन एट रेस्ट, बहुत अच्छी बात है, इन ए यूनिफॉर्म ट्रांसफर मैग्नेटिक फील्ड यानी B आपके पास 2 × 10⁻⁴ टेस्ला। तो करंट फ्लोइंग इन वायर, आप समझ रहे हैं कि कोई वायर है वो गिर जाएगा, mg नीचे लगेगा। अगर इस पर कोई फोर्स लग जाए परपेंडिकुलर, तो ये अपना टिक जाएंगे, हवा में जादू दिखा लेंगे। तो आप जानते ही हैं मैग्नेटिक फोर्स में इतना जानते हैं कि भैया, अगर आप जानते हैं कि F इजिकल टू ILB, तो ये आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। ये आपका करंट एलिमेंट आइडियल कहलाता है और ये मैग्नेटिक फील्ड होता है, वही उसने ट्रांसफर मैग्नेटिक फील्ड यानी परपेंडिकुलर लेंथ के लग रही है। आपको क्या निकालना था? आपको करंट निकालनी थी, भाई कितनी करंट इसमें बहा दी जाए तो ये खड़े रहेंगे, यानी कि हवा में लटके रहेंगे, यानी फोर्स जो है mg बराबर हो जाएगा। काम बन गया। mg कितना दिया बेटा? 4 × 10⁻³ I निकालना है, L 2 मीटर है, ये आपका 2 × 10⁻⁴ 4 हो गया, कट के 1 मिला, 0 ना कर दीजिएगा। यहाँ से 4 है तो 3 तो गायब कर दीजिएगा, यहाँ क्या बचेगा? -1। इसलिए करंट निकालना है 1/10⁻⁻1, ऊपर जाएंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि 10 एम्पियर। अर्थात ऑप्शन 1 इज करेक्ट। कह रहे हैं कि साहब मैग्नेटिक इंडक्शन B की बेस यूनिट बताइए। आप यहाँ से निकाल सकते हैं F इजिकल टू IBL से। ये क्या है बेटा? फोर्स मास इंटू एक्सेलेरेशन, क्योंकि देखिए केजी में था, एक्सेलेरेशन आप जानते हैं मास मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसलिए -2 ले ली। I एम्पियर होता है, लेंथ m होता है, B निकाल लेंगे। ये आपका कैंसिल हो गया, इसलिए B इजिकल टू kg सेकेंड -2, जब इधर आ जाएगा तो -1 हो जाएगा, यानी आप कह सकते हैं कि B इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि टाइम पीरियड
ऑफ रेवोल्यूशन, यानी आपको याद होगा जब कोई सर्कुलर मोशन, जब कोई बॉडी जो है मैग्नेटिक, ये बिल्कुल पढ़ लीजिए कायदे से, ये चैप्टर की जिस्ट है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को इंजेक्ट कराते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ये बिल्कुल पक्का ध्यान रखिएगा। एक कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ कि जो इस पर जो फोर्स लग रहा है वो सर्कुलर हो जाता है, वो mv²/r हो जाता है, और जो ये फोर्स है वो जो है मैग्नेटिक फोर्स है, जो कि लॉरेंज के द्वारा ये दिया जाता है। यहाँ साइन थीटा चूँकि आपने कहा परपेंडिकुलर है तो वो साइन 90 हो जाता है, जो कि 1 हो जाता है। यहाँ से आप काट लेते हैं और काफ़ी चीज़ें निकाल लेते हैं, या आप कह सकते हैं कि साहब अगर हमको रेडियस निकालना हो कि उसका रेडियस क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि इधर ले जाएं तो mb/qb। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है आपको, ठीक। अब आइए, निकालना क्या था आपको, रेडियस तो निकालना नहीं था, टाइम पीरियड निकालना था। आपने कहा सर हमको मालूम है परपेंडिकुलर जाएगा तो सर्कुलर मोशन करेगा, और भाई साहब किसी एंगल पे जाएगा, आगे बताएंगे, हेरिकल बनाता है, साइक्लोट्रॉन यहीं से निकलता है, कंसेप्ट याद है। क्या लगे टाइम पीरियड, चूँकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, आर आपको मालूम है, तो 2πr/b, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी टाइम हो गया। आर की वैल्यू रख दीजिए सर, यहाँ से अभी अभी निकाली है आपके लिए, mb/qb, और b नीचे था, काट दिया, तो आपने देखा जो टाइम पीरियड है 2πm/qb पे कर रहा है। तो बेटा ये बेसिक कंसेप्ट है, इसको ध्यान रखिएगा, इसी से बहुत सारे न्यूमेरिकल लगेंगे। तो कह रहा है टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट है, देखिए मास पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है। तो किस पे नहीं कर रहा है, जाहिर सी बात है वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इंडिपेंडेंट टू द वेलोसिटी, टाइम पीरियड में कहीं भी वेलोसिटी नहीं आ रही है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये कंसेप्ट ध्यान रखिएगा, टाइम पीरियड तो आप निकाल ही लेंगे। Which of the following cannot be the shape of the path of the charged particle moving in a magnetic field? Very good। अब देखिए आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या क्या हो सकती है। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है, am I right? अब देखिए क्या हो सकता है। पहली बात 90 डिग्री घुमा दो, ये एंटर करा दो, बहुत अच्छा सवाल है, सर्कुलर मोशन करेगा। सर ने डिटेल में बहुत बताया होगा कैसे फोर्स लग रहे होंगे और किस तरीके से उसका वर्क डन 0 होगा, जिससे क्लेम कर रहे होंगे कि ये सर्कुलर मोशन करता है, यानी सर्कुलर तो करेगा। हमने कहा भाई साहब उसको मैग्नेटिक फील्ड में किसी एंगल थीटा से एंटर करा दीजिए, तो क्या होगा, कहने लगे 2 कंपोनेंट होंगे, क्या होगा, कहने लगे ये v cos थीटा हो गया और ये v sin थीटा हो गया। तो v sin थीटा की वजह से तो वो सर्कुलर करता रहेगा, और ये v cos थीटा क्या करेगा, इसको ऊपर ले जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हेरिकल बन जाएगा। तो 2 तो पक्का हो गए। अब ये कह नहीं रहा है कि आपको 90 पे लगना है, थीटा पे लाना है, ये आपका इमेजिनेशन है कि कौन सा नहीं हो सकता। तो आपने कहा सर एक काम और कर लेते हैं कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसी पे ही, इसी के अलोंग अगर हम इसको प्रोजेक्ट करा देते हैं, यानी कि इन दोनों के बीच के एंगल क्या है, थीटा बराबर 0 डिग्री, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है वहीं पे आपकी वेलोसिटी है, तो इस पे फोर्स क्या लगेगा, QVB साइन थीटा यानी 0 यानी 0। चाहे इधर करे चाहे इधर करे, कहीं कोई फोर्स नहीं लग रहा। फोर्स नहीं लग रहा है तो क्या होगा, सीधा सीधा चला जाएगा। अगर आपको कोई घर में रोकने वाला नहीं तो आप क्या करेंगे, सीधे सिनेमा जाएंगे। तो जाहिर सी बात है अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल चाहे 0 डिग्री चाहे एंटी पैरेलल हो, कोई फोर्स नहीं लगेगा, यानी कि आप स्ट्रेट लाइन में चलेंगे। तो कहना क्या चाहते हैं कि कैन नॉट, यानी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। कौन सा पाथ नहीं हो सकता, पैराबोलिक पाथ नहीं हो सकता, क्योंकि आप 90 फेंक सकते हैं, एंगल फेंक सकते हैं, या उसके अलोंग कर सकते हैं। वो तीनों कंडीशंस में आपने शेप को देख लिया है। बहुत सुंदर सवाल, पढ़िएगा, आसानी से इसका एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए पॉइंट ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर। खूब रटे हो गए 2 चीज, एक तो क्या रटे थे, सर्किल पे सेंटर पे कितनी होती है, एम आई राइट, और एक स्ट्रेट वायर पे
कहीं पे कितनी होगी। तो आपने स्ट्रेट वायर की बात कर रहे हैं, सवाल है, इसकी बात बाद में करेंगे जब मिलेगा सवाल। ये होती 2I/r के। तो जाहिर सी बात है, बात किसकी कर रहे हैं, स्क्वायर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं ये तो पैदाइशी कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट हुई तो किसके होगी, 1/r के। तो इनवर्स नहीं होगा, क्योंकि इनवर्स का मतलब होता है 1/r²। वेरी इनवर्सली इज द डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर। यस, देखिए इनवर्सली वेरी कर रही है, यानी 2 इज द करेक्ट। तीसरा देख लेते, वेरीज इन द इनवर्सली क्यूब। क्यू नहीं है भैया, ना स्क्वायर है ना क्यूब है, केवल जो है इनवर्सली वेरी कर रही है। तो सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। बेटा इसकी निकाल के बताओ, कुछ याद है? अभी सवाल नहीं लगवा रहा हूँ, आगे मिलेगा। अरे यहीं सिखा देते हैं भाई, आपके सर ने बताया होगा 2πI/r। ये वायर की होती है, ये किसी सर्किल के सेंटर पे होती है, सर्कुलर वायर के सेंटर पे होती है। ये इनफाइनाइट वायर के r डिस्टेंस पे होती है। बस अंतर किसका होता है बेटा, पाई का। विच ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस। ओहो भाई, ये बड़ा लंबा सा चला जा रहा था, एम आई राइट। और ये आपका डिस्टेंस r पे था, यहाँ पे निकालनी थी। ठीक, कैसे निकाल सकते हैं आप जानते हैं, μ0 4π, अभी अभी सीखा है 2I/r। ये कांस्टेंट है, r से रिलेशन थी 1/r के, यानी इन्वर्सली है। ये तो स्टेट है, ये बता रहा है कि यूं होगा तब ऐसी मिलेगी। ये भी स्टेट है, बस उल्टा है, अपोजिट। ये एक्सपोनेंशियली है, जैसे जैसे r बढ़ता रहेगा b कम होता रहेगा। तो c इज द करेक्ट आंसर। इसमें क्या हो रहा है, ये नहीं, b कांस्टेंट होता चला जा रहा है। जैसे जैसे r बढ़ेगा वैसे ही वैसे एक्सपोनेंशियली b की वैल्यू कम होती जाएगी और इनफाइनाइट हो जाएगी, कभी भी फाइनाइट नहीं रहेगी। तो c इज़ द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये थे आपके 10 सवाल जो कि आपने किए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं। इसी स्तर के सवाल आपको मिलने चाहिए। उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आके और भी जो आपके समय आए सवाल आए वो आपको मिलते रहें। साथ में बेल आइकन दाब लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन समय पे आपको मिलता रहे। फिलहाल आज के लिए इतना पर्याप्त है, दीजिए इजाज़त। जय हिंद।